हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज संजय। इस वीडियो सीरीज़ में हम वाइगॉट्स्की के बारे में बात करेंगे और उनके जो थियरीज थे और कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में 10 पार्ट है। पार्ट 1 में मैं वाइगॉट्स्की के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा और इनके जो सोशियो कल्चरल थियरी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट, स्कैफोल्डिंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम 150 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम CTET प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। तो ये जो 150 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट वाइगॉट्स्की के सिलेबस को कवर करते हैं। पार्ट 1 में मैं इंट्रोडक्शन और सिंप्लीफाइड थियरी एक्सप्लेनेशन के अलावा 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और हर एक पार्ट में फ्रॉम पार्ट 2 टू पार्ट 10 हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो इन टोटल 150 क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। और इस वीडियो सीरीज़ के 2 वर्जन्स है, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन। तो जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CTET पेपर 1 प्रिपरेशन में वाइगॉट्स्की का क्या इंपॉर्टेंस है? वेल, इस वीडियो के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स में मैं क्वेश्चंस निकाल रहा था। तो कुछ क्वेश्चन पेपर्स में अप टू 5 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली बेस्ड है वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स पे, और अप टू 7 क्वेश्चंस जो है वो इनडायरेक्टली आंसर किया जा सकते हैं अगर आप वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हो तो। यानी कि अगर आप वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो अप टू 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 जो है वो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। और अगर आप इनके थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को देखते हो तो ये बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेंबर है। यानी कि ये जो 12 क्वेश्चन है ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वाइगॉट्स्की को ठीक से पढ़ लेते हो तो आप CTET पेपर 1 में CDP में बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और अगर आप NEP को देखते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये भी जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। और वाइगॉट्स्की के जो थियरीज और कॉन्सेप्ट्स है वो भी कुछ हद तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यूज़ किए गए हैं। यानी कि वाइगॉट्स्की को अगर हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो हम NEP के क्वेश्चंस को भी बहुत हद तक ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो ये है वाइगॉट्स्की का इंपॉर्टेंस CDP में। अगर हम CTET के CDP सिलेबस को देखते हैं तो उसमें 3 मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग थियरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला है बिहेवियरिज्म, जो बहुत ही बेसिक थियरी है। दूसरा है कॉग्निटिविज्म और तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो बिहेवियरिज्म थियरी है ये बेस्ड है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट पे। बचपन में मेरे घर में एक कुत्ता था जिसको अगर आप एक बेल्ट या फिर एक चेन दिखा देते हो तो वो ऑटोमेटिकली जाके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसको ये ट्रेन किया गया था कि अगर वो एक बेल्ट या फिर एक चेन दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता था कि हाँ अब वॉकिंग जाने का टाइम हो गया है। तो स्टिमुलस था वो बेल्ट या फिर एक चेन, और उसका रेस्पॉन्स जो था वो ऑटोमेटिकली जाके दरवाजे के पास खड़ा हो जाना था। तो ये बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स को भी इस तरह से ट्रेन किया जा सकता है। और कॉग्निटिविज्म जो है ये थियरी रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स को जब एक नया पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उनके दिमाग में, ये नया इन्फॉर्मेशन उससे वो रिलेट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं और इस तरह से वो नॉलेज को एवॉल्व करते हैं, फिर डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर ग्रेड 4 में आप बच्चे को कुछ नया कॉन्सेप्ट या फिर नया इन्फॉर्मेशन देते हो तो ग्रेड 3 में जो उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, राइट, जो ग्रेड 3 में उसने सीखा है, ये ग्रेड 4 वाला इन्फॉर्मेशन वो ग्रेड 3 के इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करता है और इस तरह से नॉलेज को वो अपने दिमाग में इवॉल्व करता है, फिर डेवलप करता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नॉलेज को अपने दिमाग में एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि जब उनको अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो अपने दिमाग में इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक्टिवली उसे नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। वो सिर्फ पैसिवली ये सोर्सेज से नॉलेज को गेन नहीं करते, लेकिन जो मिलता है उनको वो इन्फॉर्मेशन के रूप में होता है और इस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करके नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं एक्टिवली। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। CTET के CDP सिलेबस में कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर 2 मेन थियरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। पहले हैं लेव वाइगॉट्स्की और दूसरे हैं जॉन पियाजे।
जॉन पियाजे का जो थियरी था वो था कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और लेव वाइगॉट्स्की का था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बारे में आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब फिर से ये रिपीट कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बोलता है कि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन पैसिवली टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो सिर्फ अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन को लेके उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करके एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म का बेसिक डेफिनेशन। तो ये लेव वाइगॉट्स्की कौन थे? लेव वाइगॉट्स्की एक सोवियत रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग के एक बहुत ही बड़े प्रोपोनेंट भी थे। अगर आप इनके थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को देखते हो तो वो 3 मेजर कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। पहला है सोसाइटी या फिर सोशल, दूसरा है कल्चर, तीसरा है लैंग्वेज। तो लेव वाइगॉट्स्की का नाम सुनते ही आपको सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये 3 वर्ड्स याद आ जाने चाहिए, क्योंकि ये 3 वर्ड्स को यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। और जब हम लेव वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो की कॉन्सेप्ट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर, और लास्ट में हम वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीच, वो है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, लेव वाइगॉट्स्की के जो थियरीज और कॉन्सेप्ट्स है वो 3 मेजर कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। वो है सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। अगर लेव वाइगॉट्स्की के कॉन्सेप्ट और थियरी को एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है तो वो ये है कि बच्चा जब अपने फैमिली के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ या फिर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये सारे हैं सोशल इंटरेक्शंस। और बच्चे को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू कल्चरल फैक्टर्स एज वेल, यानी कि जो उसके कम्युनिटी या फिर उसके फैमिली के जो रिलीजियस बिलीव्स है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, मॉरल वैल्यूज़ है, और जिस देश में वो बच्चा रह रहा है उसके वहाँ के लॉस एंड रूल्स। तो ये सारे जो कल्चरल फैक्टर्स है, यहाँ से भी बच्चे को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल इंटरेक्शंस और इन्फॉर्मेशन थ्रू कल्चरल फैक्टर्स को लेके बच्चा जो है अपने दिमाग में एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। और बच्चे को ये जो सोशल इंटरेक्शंस और कल्चरल फैक्टर से नॉलेज कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एक टूल या फिर एक मीन्स बन जाता है जो कि इस्तेमाल होता है ये सोशल इंटरेक्शंस में और ये कल्चरल फैक्टर्स को समझने में। यानी कि जो लेव वाइगॉट्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। लैंग्वेज जो कि एक मीन्स या फिर एक जरिया है, सोशल इंटरेक्शंस और कल्चरल फैक्टर्स जहाँ से उसको एक अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं जिससे कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करता है। अगला जो बहुत ही सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जिसके बारे में हमें समझना है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बच्चा जो है वो कुछ टास्क या फिर कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो अभी भी इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। और कुछ टास्क या फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो बच्चा कर तो सकता है लेकिन उसे थोड़ी मदद या फिर असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। और कुछ चीज़ें या फिर कुछ टास्क अब ऐसे हैं जो उसके कैपेबिलिटी के आगे है, वो उन्हें नहीं कर सकता। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि मुझे कार चलाना आता है, तो आप मुझे कोई भी कार दोगे तो मैं उसे आसानी से चला लूँगा। तो ये हो गया मेरा स्टूडेंट कैन डू इंडिपेंडेंट वाली बात। अब अगर आप मुझे एक बस या फिर ट्रक दोगे तो क्योंकि बस के जो स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच सारे कार की तरह ही होते हैं, तो जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है, यानी कि बस या ट्रक मैं चला सकता हूँ। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में अभी तक मैंने बस या ट्रक को चलाया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एटलीस्ट पहले 2 बार चलाने में थोड़ा तो डाउट होगा। तो अगर कोई मेरी मदद कर देता है, एक एक्सपीरियंस बस ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर, तो मैं एक ये बस या फिर ट्रक को भी चला लूँगा थोड़े हेल्प के साथ, थोड़े असिस्टेंट के साथ। तो ये हो गया आई कैन डू बट विथ सम असिस्टेंस वाली बात। अगर आप मेरे सामने एक प्लेन रख दोगे, तो मैंने ज़िंदगी में कभी प्लेन चलाया नहीं है, शायद मुझे प्लेन स्टार्ट करना भी नहीं आता, तो ये जो प्लेन जो है, फ्लाइंग ए प्लेन, वो मेरे कैपेबिलिटी के आगे है। तो पहला है व्हाट आई कैन डू इंडिपेंडेंटली, वो हो गया कार ड्राइविंग। नेक्स्ट है
व्हाट आई कैन डू बट विथ सम असिस्टेंस, ये हो गया बस या ट्रक। और लास्ट वाला है विच आई कैन नॉट डू एट दिस पॉइंट, यानी जो मैं अभी नहीं कर सकता, वो है फ्लाइंग अ प्लेन। तो ये जो बीच वाला है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन थोड़े मदद के साथ, वो हो गया मेरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक व्यक्ति के ज़िंदगी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एवोल्यूशन देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जब वो व्यक्ति एक बहुत ही छोटा बच्चा है तो जो नंबर ऑफ टास्क्स जो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है वो भी बहुत कम है, और जो टास्क या एक्टिविटीज़ जो थोड़े मदद के साथ कर सकता है वो भी बहुत कम होंगे। यानी कि जो टास्क वो नहीं कर सकता उसका लिस्ट बहुत ही बड़ा होगा। जैसे वो बढ़ता जाता है, जैसे उसकी उम्र या फिर उसका लर्निंग या फिर उसका डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता जाता है, तो जो चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है वो लिस्ट भी बड़ा बड़ा हो जाता है, और जो वो थोड़े मदद के साथ कर सकता है, जो उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन है, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो बहुत सारे चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, और उसे थोड़ी मदद मिल जाती है तो बहुत सारे चीज़ें वो थोड़े असिस्टेंस के साथ कर लेता है। और जो उसके कैपेबिलिटी के बाहर है, बियॉन्ड है, वो लिस्ट जो है वो कम होता जाता है। यानी कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो भी एक व्यक्ति के एज या फिर लर्निंग या फिर डेवलपमेंट के साथ वो भी बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है वो बड़ा होता जाता है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली उसके साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको यूज़ करके थोड़ा अगर उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या फिर असिस्टेंस मिल जाता है तो बहुत सारे वो और भी चीज़ें कर सकता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी एज या लर्निंग या डेवलपमेंट के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हमें समझना है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो है वो एक टेम्पररी सपोर्ट होता है जो कि यूजुअली कंस्ट्रक्शन के टाइम में यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी एक घर या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लेस देखते हो तो आप देख सकते हो कि जब कंक्रीट डाला जा रहा है, वो स्लैब डाला जा रहा है या फिर रूफिंग के लिए या फिर फ्लोरिंग के लिए कंक्रीट डाला जा रहा है, तो वो पोर होने के बाद में कंक्रीट अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद अपना वेट सपोर्ट कर सके। तो ऐसा एक टेम्पररी जो स्ट्रक्चर है उसे यूज़ किया जाता है ताकि कंक्रीट को बाहर से सपोर्ट किया जाए। और जब कुछ दिनों के बाद कंक्रीट वो सेटल होके सेट होके जब वो खुद अपना वेट लोड ले सकता है तो ये टेम्पररी सपोर्ट या फिर स्कैफोल्डिंग को निकाला जाता है। तो जो टेम्पररी सपोर्ट या फिर एक असिस्टेंस जो दिया जाता है एक्सटर्नली कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग या फिर कंक्रीट को सपोर्ट दिया जाता है, उसी तरह जब बच्चा कुछ सीख रहा है, अभी भी उसका नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद सिचुएशन से डील कर पाए, तो तब बच्चे को एक्सटर्नली कुछ सपोर्ट दिया जाता है। और जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है और बच्चा खुद उस सिचुएशन से डील कर सकता है, तब ये टेम्पररी सपोर्ट या फिर स्कैफोल्डिंग को निकाल सकते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है? वेल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो बच्चा या फिर स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, और कुछ चीज़ें वो कर सकता है लेकिन उसे थोड़ी असिस्टेंस या फिर ट्रेनिंग या फिर मदद की ज़रूरत होगी, और कुछ चीज़ें उसके करंट कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड है। अब जो ऐसे चीज़ें हैं जो वो कर सकता है लेकिन उसे थोड़ी मदद या फिर असिस्टेंस चाहिए, अगर आप वहाँ पे उसको कुछ असिस्टेंस टेम्पररी बेसिस पे देते हो तो वो है स्कैफोल्डिंग। यानी कि जो टास्क या एक्टिविटीज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, वहाँ पे जो असिस्टेंस या फिर सपोर्ट दिया जाता है लर्नर को या फिर स्टूडेंट को या फिर चाइल्ड को, तो वो सपोर्ट जो है वो स्कैफोल्डिंग होता है। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, कार ड्राइव करने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तो ये मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। अगर आप मुझे एक बस या ट्रक ड्राइव करने को कहोगे तो ट्रक या बस भी ड्राइव कर लूँगा, लेकिन मुझे इनिशियली थोड़े सपोर्ट या फिर कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर कोई भी एक्सपर्ट ड्राइवर मुझे वहाँ पे थोड़ा गाइड कर देता है, राइट, जब तक मैं बस या ट्रक चलाने में कंफर्टेबल ना हो जाऊँ, तो वो जो टेम्पररी असिस्टेंस है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, वो है स्कैफोल्डिंग। अब आप जानते हो कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी सपोर्ट या फिर गाइडेंस या फिर असिस्टेंस होता है जो कि दिया जाता है बच्चे को
उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी कि वो चीज़ें जो बच्चा कर तो सकता है लेकिन उसे थोड़ी असिस्टेंस या फिर गाइडेंस या फिर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा उसकी मदद कर देते हो तो उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग या फिर टेम्पररी सपोर्ट या फिर जो टेम्पररी गाइडेंस है वो कौन कर रहा है? वो या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स या फिर कम्युनिटी मेम्बर्स। अब अगर इनको बच्चे की मदद करनी है, राइट, तो इन्हें बच्चे से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट या फिर उस टास्क में। तो ये हो गए मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO। अब एक क्लासरूम में अगर टीचर को बच्चों को गाइड करना है, बच्चों की मदद करना है, तो टीचर को बच्चों से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तो टीचर हो जाते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अगर हम मेरे पुराने एग्जाम्पल पे जाते हैं तो कार चलाने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर एक बस या फिर ट्रक चलाना है तो मुझे अगर कोई भी एक एक्सपीरियंस ड्राइवर मेरी थोड़ी मदद कर देगा तो मैं बस या ट्रक चलाना भी आसानी से सीख लूँगा। तो वो जो टेम्पररी सपोर्ट या फिर टेम्पररी गाइडेंस दे रहा है वो हो गया स्कैफोल्डिंग। और क्योंकि वो बस ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर जो है वो मुझसे ज़्यादा जानकारी रखता है ट्रक या बस ड्राइविंग के बारे में, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गए उस कॉन्टेक्स्ट में। अगला जो वाइगॉट्स्की का कॉन्सेप्ट है वो है स्पीच के बारे में। उनका कहना यह था कि 3 तरह की स्पीच होते हैं। पहला है सोशल स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। अब ये सोशल स्पीच जो है वो 2 साल के उम्र से शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल स्पीच है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के काम आता है। और प्राइवेट स्पीच जो है वो 3 साल के उम्र से शुरू हो जाता है। ये जो प्राइवेट स्पीच है वो सिर्फ वो बच्चे के थॉट्स के एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, और ये लाउडली वो बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है। वो बातें तो कर रहा है लेकिन वो बातें किसी और के लिए नहीं है, वो खुद बच्चे के सेल्फ गाइडेंस या फिर सेल्फ रेगुलेशन के काम आते हैं। यानी कि बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है तो खुद अपने आप को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो जो दिमाग में सोच रहा है वो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, और वो जो एक्सप्रेशन है वो स्पीच के जैसा है तो वो लोगों को सुनाई देता है। तो ये हो गया प्राइवेट स्पीच। और 7 साल के उम्र के बाद वो प्राइवेट स्पीच जो है वो साइलेंट इनर स्पीच बन जाता है। यानी कि प्राइवेट स्पीच ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अडल्ट्स भी प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी भी जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो अगर हम अपने आप से खुद से बात कर रहे हैं, खुद अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो हो गया प्राइवेट स्पीच। लेकिन जब 7 साल की उम्र हो जाती है तो बच्चे जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं ज़ोर से बातें करूँगा तो मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो सुन लेंगे, या फिर वो क्या सोचेंगे, या फिर बच्चे जो है वो थोड़े सीक्रेटिव हो जाते हैं और दूसरों को अपना थॉट्स नहीं बताना चाहते हैं। तो ये जो प्राइवेट स्पीच जो है वो दिमाग के अंदर चला जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। तो प्राइवेट स्पीच कंटिन्यू होता है लेकिन इवॉल्व होकर साइलेंट इनर स्पीच बन जाता है। तो ये है 3 तरह की स्पीच। सोशल स्पीच जो ऑडिबल है, सबको सुनाई देता है और वो बाहर के कम्युनिकेशन के लिए है। प्राइवेट स्पीच जो सुनाई देता है और 3 ईयर से 7 ईयर्स के बीच में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सेल्फ गाइडेंस या फिर सेल्फ रेगुलेशन के लिए होता है। और साइलेंट इनर स्पीच जो है वो 7 साल के उम्र के बाद शुरू हो जाता है। ये प्राइवेट स्पीच का एक डेवलपमेंट या फिर एवोल्यूशन है जो जाके दिमाग के अंदर घुस जाता है, तो ये साइलेंट और इनर स्पीच हो जाता है, तो ये दूसरों को सुनाई नहीं देता। Who believed that cognitive development occurs in a socio-cultural context and evolves out of the child's social interactions? यानी कि किसका मानना ये था कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है और बच्चे के सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने कहा, वाइगॉट्स्की के जितने भी थियरीज या फिर कॉन्सेप्ट्स है वो 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। वो है सोसाइटी या फिर सोशल और कल्चरल और लैंग्वेज। यहाँ पे आपको सोशल या फिर सोशियो और कल्चरल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सोशल फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर वाइगॉट्स्की होना चाहिए। डैश इज लाइकली टू डैश द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। अब ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि वाइगॉट्स्की के कॉन्सेप्ट या थियरीज को यूज़ करके आंसर किया जा सकता है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि वाइगॉट्स्की के जो थियरी है वो बोलते हैं कि बच्चे को बहुत सारा नॉलेज मिलता है उसके सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू।
यानी कि जब वो सोशली इंटरेक्ट कर रहा है अपने फैमिली के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ, अपने पीयर्स के साथ, तो ये सारे सोर्सेस से उसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि वो प्रोसेस करके एक्टिवली अपने दिमाग में नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि जो सोशल कोलैबोरेशन उसका जो हो रहा है उसके वजह से उसका नॉलेज या फिर उसका अचीवमेंट जो है वो एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, क्योंकि सोशल कोलैबोरेशन इज likely to enhance the student's achievement. Dash plays an important role in Vygotskian constructivism. यानी कि Vygotskian constructivism जो थियरी है उसमें एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल इनमें से किसका है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, वाइगॉट्स्की के जो थियरीज और कॉन्सेप्ट्स है उनमें 3 फंडामेंटल फैक्टर्स होने चाहिए। पहला है सोसाइटी, और दूसरा है कल्चर, तीसरा है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर है। सोसाइटी या फिर सोशल या फिर कल्चर जो है वो ऑप्शंस में नहीं है, तो इन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइगॉट्स्कियन कंस्ट्रक्टिविज्म। विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन एंड सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच यू कुड हैव रीच्ड अलोन। विच कंस्ट्रक्ट डज दिस अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक बच्ची है जो इतना अंडरस्टैंड करती है। अब ये ऐसे चीज़ें हैं जो खुद अकेले वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे जो है आप उसे सपोर्ट दे रहे हो, और वो सपोर्ट की वजह से वो उसका अंडरस्टैंडिंग उस हद तक पहुँच गया है जो कि वो अकेले वो ट्राई करती तो वो नहीं पहुँच पाती, लेकिन ये सपोर्ट या फिर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और सजेशन के थ्रू उसको वो सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो अपने अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही आगे तक ले जा सकती है। तो ये किस तरह के कॉन्सेप्ट को इलिस्ट्रेट कर रहा है, किस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट को इलिस्ट्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। आप जब एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और सजेशन का स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो वो आप स्कैफोल्डिंग दे रहे हो या फिर टेम्पररी सपोर्ट दे रहे हो बच्चे को, और जो एक्टिविटीज़ जो वो बच्ची ये सपोर्ट के साथ कर सकती है और खुद अकेले नहीं कर सकती, तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। यानी कि ये जो अबव स्टेटमेंट है वो 2 चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है। एक है स्कैफोल्डिंग, दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और यहाँ पे ऑप्शंस में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तो ये करेक्ट आंसर है। स्कैफोल्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ए 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हरसेल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड ए टी-शर्ट। यानी कि एक 5 साल की बच्ची जो है वो एक टी-शर्ट को फोल्ड करने की कोशिश कर रही है और वो खुद से बातें कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल। यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बच्ची के खुद से बात करने के कनेक्शन में। अगर एक 5 साल की बच्ची खुद अपने आप से बात कर रही है कुछ काम करते समय, और ये अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रही है, राइट, तो ये हो गया प्राइवेट स्पीच। अब ये प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने बताया था? लेव वाइगॉट्स्की। तो करेक्ट आंसर में लेव वाइगॉट्स्की होना चाहिए और प्राइवेट स्पीच भी होना चाहिए। तो जब हम सारे ऑप्शंस देखते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि जॉन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज इगोसेंट्रिक स्पीच, वेयर एज लेव वाइगॉट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच और लेव वाइगॉट्स्की दोनों प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये करेक्ट आंसर है। A mathematics teacher is using more skilled peers to support and guide other students. Which theoretical frame is she trying to apply in this classroom? तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो खुद इंडिपेंडेंटली कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सपोर्ट एंड गाइडेंस की ज़रूरत है। यानी कि ये प्रॉब्लम्स जो है ये उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं, और ये जो बच्चे हैं मोर स्किल्ड पीयर्स जो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और या फिर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो ये जो है ये है मोर नॉलेजेबल अदर्स। और जो सपोर्ट एंड गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे ये है स्कैफोल्डिंग। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो है वो क्लूज है आइडेंटिफाई करने के लिए कि टीचर जो है वो लेव वाइगॉट्स्की की थियरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यूज़ कर रही है क्लासरूम में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। A student of your class faces problems in expressing views and often switches between the school mainstream language and the dialect spoken in his or her hometown. As a teacher, you must do which of the following. यानी आपके क्लास में एक बच्चा है
जिसको स्कूल मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज में स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट, वो स्कूल मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो बार बार अपने लोकल डायलेक्ट यानी कि उसका जो मदर टंग है और उसका नेटिव लैंग्वेज है उसमें वो स्विच ओवर कर रहा है। तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं लेव वाइगोट्स्की के थियरीज को यूज़ करके। लेव वाइगोट्स्की ये बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, टू सेंड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, और लैंग्वेज को थॉट में भी यूज़ किया जाता है, राइट, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस है वो भी एक लैंग्वेज में ही होता है। तो बच्चा जो है वो ज़्यादातर अपने मदर टंग में या फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में अपने दिमाग में सोचता रहता है, तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने नेटिव लैंग्वेज में आसानी से हो जाती है। तो अगर आप बच्चे को बार बार डिस्करेज करोगे अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करने के लिए या फिर सोचने के लिए या फिर बोलने के लिए, तो उससे जो है बच्चे का जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन एबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये बोलता है कि बच्चे को नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बच्चों को इनकरेज करना चाहिए मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने के लिए। तो यहाँ पे हमें बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है और बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि बच्चे को मदद करना है ताकि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में ही अपना सोचना जो है वो जारी रखे, लेकिन उसको धीरे धीरे से जो स्कूल का मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, या फिर कोई भी स्टेट लैंग्वेज हो सकता है, तो धीरे धीरे से ये जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है वो सीखने में भी उसको मदद करनी चाहिए। तो पहला है एम्फसाइज द प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि नहीं लैंग्वेज हमेशा प्योर होना चाहिए, लैंग्वेज में दूसरे वर्ड्स मिक्स नहीं करने चाहिए, तो इससे बच्चे का कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा ये आउट ऑफ फन नहीं कर रहा है, आउट ऑफ कंपल्शन कर रहा है, क्योंकि उसको एक्सप्रेस तो करना है, और अगर वो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो नेटिव लैंग्वेज में कर रहा है। तो अगर आप एम्फसाइज करोगे कि प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, रेकमेंड द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल। अब बच्चे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको स्पेशल स्कूल क्यों भेजोगे, राइट, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे से उसको जो वर्ड्स वो नेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है उसके इंग्लिश या फिर जो स्कूल के मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है उसका ट्रांसलेशन आप धीरे धीरे से सिखा रहे हो, ताकि धीरे धीरे से वो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाए। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट वाला है रिब्यूक स्टूडेंट्स फॉर मिक्सिंग लैंग्वेजेस। रिब्यूक यानी गाली देना, धुतकारना, राइट। तो अगर आप बच्चे को धुतकारोगे कि तुम लैंग्वेजेस मिक्स क्यों कर रहे हो, तो इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ए टीचर फैसिलिटेट्स द स्टूडेंट्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस थ्रू पीयर इंटरैक्शन एंड स्कैफोल्डिंग। द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पहला तो पीयर इंटरैक्शन की बात हो रही है, यानी सोशल इंटरैक्शंस, और स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। तो ये दोनों क्लूज काफ़ी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है वो लेव वाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल थियरी पे बेस्ड है। तो जब आप स्कैफोल्डिंग जैसा एक वर्ड देखते हो या फिर पीयर इंटरैक्शन या फिर सोशल इंटरैक्शन देखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लेव वाइगोट्स्की के थियरी पे बेस्ड है, तो ये करेक्ट आंसर है। ए टीचर गिव्स ए हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड वाइल टीचिंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज द टीचर यूजिंग। यानी कि एक टीचर जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लास में सिखाने के लिए कुछ हाफ डन एग्जाम्पल्स दे रही है बच्चों को। यानी कि बच्चे जो है वो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, एक आधा कंप्लीट किया हुआ एग्जाम्पल अगर उनको दिया जाता है, तो उसको वो पूरा कर पाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो वो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं। और ये जो हाफ डन एग्जाम्पल्स है, यानी कि जो टेम्पररी सपोर्ट है, पार्शियल सपोर्ट है, ये जो है ये स्कैफोल्डिंग है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है स्कैफोल्डिंग, क्योंकि ये हाफ डन एग्जाम्पल्स जो है ये स्कैफोल्डिंग होते हैं। ए टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर को किस तरह का बिलीफ होना चाहिए। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो द थर्ड ऑप्शन बोलता है कि लर्नर्स ब्रिंग इन ए रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को लेव वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आसानी से आंसर किया जा सकता है, क्योंकि लेव वाइगॉट्स्की ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो नॉलेज है बच्चे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग से, और उनको वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सोशल इंटरेक्शन से मिलता है, और बच्चे अपने सोशल इंटरेक्शन से, अपने कल्चरल बैकग्राउंड से अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन को वो गेन करते हैं, और लैंग्वेज के थ्रू वो इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं, पास ऑन करते हैं और इसको प्रोसेस कर पाते हैं। यानी कि एक क्लासरूम में क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो है ये अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग कल्चर्स होंगे, और इनका लैंग्वेज भी अलग अलग होगा। तो ये एक रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस अपने साथ लाते हैं क्लासरूम में। तो अगर ये बच्चे जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो एक दूसरे से वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर को ये बिलीव करना चाहिए कि बच्चे जो है वो, क्योंकि वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो एक रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेके आते हैं क्लासरूम में। ए टीचर शुड डू व्हाट इफ़ आर स्टूडेंट्स मेक इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर ए क्वेश्चन। यानी कि अगर एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो है वो गेस करके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे को पूरा आंसर नहीं दे रही है, एक क्वेश्चन दे रही है और बच्चे को इनकरेज कर रही है कि गेस करो कि इसका आंसर क्या है, राइट। तो टीचर जो है वो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो जो पार्शियल सपोर्ट दे रही है वो स्कैफोल्डिंग है। अगर वो पूरा आंसर दे देती तो वो सिर्फ बच्चों को एक प्रिस्क्रिप्टिव आंसर दे रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन बच्चों को अगर इनकरेज कर रही है कि हाँ गेस करके इस क्वेश्चन को आंसर करो, और अगर तुम गलती करते हो तो कोई परवाह नहीं, तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक स्कैफोल्डिंग अप्रोच का यूज़ कर रही है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक सिनेरियो है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एनकरेज, क्योंकि अगर बच्चे आंसर कर रहे हैं गेस करके, तो टीचर को वो आंसर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए या फिर बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। A teacher wants to design the teaching and learning process in her classroom on Lev Vygotsky social constructivism principles। यानी कि एक टीचर है जो अपने क्लासरूम में जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो लेव वाइगॉट्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल को यूज़ करके डिज़ाइन करना चाहती है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको उसे अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इसमें कौन सा एक ऑप्शन है जो लेव वाइगॉट्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो लेव वाइगॉट्स्की के जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरह से अगर हम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि बच्चे जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में, और इस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है सोशल इंटरेक्शन से और उनके कल्चरल बैकग्राउंड से, और उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। तो अगर एक क्लास में अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से और अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहे हो या फिर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो वो रिलेवेंट होना चाहिए उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। अगर आप गांव के बच्चों को बोलते हो कि यू शुड हैव सीरियल्स इन ब्रेकफास्ट, और यू शुड हैव केलॉग्स इन ब्रेकफास्ट, और यू शुड हैव पिज़्ज़ा इन ब्रेकफास्ट, तो ये आइटम्स जो है ये शायद गांव में लोग नहीं खाते ज़्यादातर। तो अगर आप गलत कॉन्टेक्स्ट से एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप शहर के बच्चों से बात कर रहे हो और उनको ये एग्जाम्पल्स देते हो तो शायद वो इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा या फिर जो केलॉग्स जैसे सीरियल्स है वो शायद ज़्यादातर शहर में खाया जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उनके जो सोशल बैकग्राउंड या फिर कल्चरल बैकग्राउंड है उनसे रिलेवेंट रख के अगर आप ये टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करते हो तो वो करेक्ट अप्रोच है, तो इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स एट लर्निंग। अब अगर आप बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये पता चलता है कि बच्चों को कहाँ पे एडिशनल सपोर्ट चाहिए, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, तो ये तो अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू असेस लर्निंग। अब अगर बच्चे अलग अलग तरह के सोशल बैकग्राउंड्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से है और आप एक ही तरह का फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ कर रहे हो इन सब बच्चों को असेस करने के लिए, तो ये टेस्ट जो है शायद सारे बच्चों को ठीक तरह से असेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
अलग अलग बच्चों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और अलग अलग बैकग्राउंड के टेस्ट से असेस करना चाहिए। तो एक वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो अगर फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत बात है, तो इसे टीचर को अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट वाला है प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। अब अगर आप लेव-वाइगोट्स्की के थियरी पे या फिर उनके प्रिंसिपल्स को यूज़ करके टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हो तो स्कैफोल्डिंग उसका एक ज़रूरी और एसेंशियल पार्ट है, तो ये अवॉइड नहीं करना है। ए टीचर विशेस टू हेल्प अ स्टूडेंट्स अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज़ ऑफ ए सिचुएशन, यानी कि एक सिचुएशन है या फिर एक इशू है, टीचर बच्चों को इनकरेज करना चाहती है कि वो उस सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देखें। अब टीचर जो है वो बच्चों को बोल रही है कि तुम अलग अलग ग्रुप्स में ये इशू को डिस्कस करो, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्कीज पर्सपेक्टिव हर स्टूडेंट्स विल डू विच ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरियस व्यूज़ एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। यानी कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में इस सिचुएशन को डिस्कस या फिर डिबेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें से कौन सा इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हम देखते हैं कि एक क्लासरूम में जो है बच्चे अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट से होते हैं, अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से होते हैं और अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से भी आते हैं। और वाइगोट्स्की का थ्योरी ये बोलता है कि बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं ये अलग अलग सोशल इंटरेक्शन से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अक्यूमुलेट करते हैं अपने दिमाग में, और इसको जो है वो प्रोसेस करके अपना खुद का नॉलेज जो है वो अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर बच्चे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बच्चों के साथ इस प्रॉब्लम को या फिर सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं तो उनको अलग अलग तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, तो उस इनपुट्स को वो इंटरनलाइज कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को वो इंटरनलाइज कर रहे हैं, यानी वो अपने दिमाग में वो ले रहे हैं और उसको फिर बाद में प्रोसेस करके उसको खुद ऑन देयर ओन वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, यानी उनका खुद का जो पर्सपेक्टिव है या फिर दृष्टिकोण है वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। आरव स्ट्रगल्स विद एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ऑन हिज ओन बट इज़ एबल टू डू सो विद द सपोर्ट फ्रॉम द टीचर, यानी कि आरव जो है वो 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करने में उसको बहुत सारा मुश्किल हो रहा है। वो कर पाता है लेकिन सिर्फ टीचर के मदद के साथ, टीचर के सपोर्ट के साथ। तो ये लेव-वाइगोट्स्की के थियरी में कौन से कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। तो यहाँ पे ये जो एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स है ये आरव के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं, क्योंकि वो कर तो सकता है लेकिन उसे सपोर्ट या फिर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है टीचर से, और टीचर जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर है, और ये जो सपोर्ट या फिर गाइडेंस है वो स्कैफोल्डिंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला वाला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सिचुएशन जो है ये हाईलाइट कर रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, क्योंकि ये जो एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स है ये आरव के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं। According to whom it is important to understand the social process and influence of cultural context on the children's thinking, यानी कि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें सोशल प्रोसेस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये किसका कहना था या फिर किसका मानना था? तो जैसे हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आप एक क्वेश्चन में सोशल और कल्चरल जैसे वर्ड्स को एक ही क्वेश्चन में देखते हो तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हम लेव-वाइगोट्स्की की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेव-वाइगोट्स्की का ये मानना था कि बच्चों के थॉट प्रोसेस में, उनके नॉलेज कंस्ट्रक्शन एबिलिटी में या फिर उनके डेवलपमेंट में जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट या फिर सोशल इंटरेक्शंस और कल्चरल बैकग्राउंड या फिर कल्चरल इनपुट्स और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, ये तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं या फिर सोशल और कल्चरल या फिर कल्चरल और लैंग्वेज या फिर सोशल और लैंग्वेज, तो ऐसे अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं या फिर ये तीनों जो फ्रेजेस है, तीनों जो एस्पेक्ट्स है एक ही क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हम लेव-वाइगोट्स्की की बात कर रहे हैं। तो वो था पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन। सो पार्ट 1 अब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने वाइगोट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 15 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो अगले पार्ट में 15 मोर क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, और मैं आपसे फिर से जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में।